नमस्कार साथियों। रेल सेवा आचरण नियम रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 में आपका स्वागत है। प्रिय साथियों की बेहद मांग पर और विभिन्न जो परीक्षाएं हैं इंटरमीडिएट जेई की, उनको ध्यान में रखते हुए, और वो परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं, समय कम है, तो मेरी आपसे विनती है कि आप जब आपके एग्ज़ाम के 15 दिन रह गए, 20 दिन रह गए, 1 महीना रह गया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और जो प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें। प्रीवियस सोल्ड पेपर होते हैं, उनको सोल्व करने से आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि अपने सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक अपने सिलेबस में हैं, अपना इंटरमीडिएट जेई की एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो सिलेबस अपने टॉपिक में है, तो उन टॉपिक को किस हिसाब से तैयार करना है, कौन से प्रश्नों का विशेष ध्यान रखना है और कौन से प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं और कौन से प्रश्न बार बार एग्जामिनर पूछ रहा है, बार बार कौन से प्रश्नों को महत्व दे रहा है, क्योंकि लगभग 50% पेपर तो वही घूमता रहता है। तो आपको प्रीवियस सोल्ड पेपर ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें, क्योंकि 27 तारीख, 31 तारीख और 15 तारीख में ज़्यादा दिन का समय नहीं है। तो आप ऐसी चीज़ें पढ़ें जो मतलब जिनको मैक्सिमम टॉपिक जो बार बार आ रहे हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं में, तो उस हिसाब से आप तैयारी करें। हाँ, और इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछला वीडियो बनाया था एक कपलर का और एक LHB जर्नल का, वहाँ पे 2 प्रश्न गलत हुए हैं और उन गलती को सुधारना मेरा परम कर्तव्य है। आप लोगों के कमेंट आए, मनोज कुमार जी का कमेंट आया और आदित्य सक्सेना जी ने लखनऊ से बताया, तो उसमें आप सुधार कर लीजिएगा। जो CBC का पिस्टन स्ट्रोक होता है वो 85 की जगह मैंने उसका जो प्रश्न नंबर 3 या 4 होगा वीडियो में, वो 85 मैंने बताया, जो कि 85 नहीं होगा, वो 80 होगा, 80 होगा। तो एक तो आप वो संशोधित कर लीजिए, क्योंकि कोई प्रश्न गलत पढ़ाने से अच्छा है कि हम उस प्रश्न को डिलीट ही कर दें या फिर उसमें संशोधित करके आपको पुनः उस प्रश्न के बारे में बताया जाए। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो शॉक एब्जर्वर होते हैं LHB में, वो 4 प्रकार के होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटरल और या डैम्पर। तो ये क्या होते हैं कि एक बोगी में 9 होते हैं, तो कोच में 2 बोगी होती है, तो 2 में हो गए 9 दूनी 18, यानी कि 18 कुल होते हैं कोच में, और 4 प्रकार के होते हैं शॉक एब्जर्वर। तो 4 प्रकार में आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटरल और या डैम्पर। तो जो एक बोगी में 9 होते हैं, वो 9 कैसे होते हैं? 4 तो प्राइमरी होते हैं, 2 सेकेंडरी होते हैं, 2 या डैम्पर होते हैं, 8 और 1 लेटरल होता है। इस हिसाब से 9 एक बोगी में हो गए। तो एक कोच के अंतर्गत 2 बोगी होती है, तो 9 दूनी 18। तो कोच के लिए पूछे तो 18 और एक बोगी के लिए पूछे तो 9। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। मैंने वहाँ प्रश्न में गलती क्या की, मैंने वहाँ 2 लेटरल बता दिए, 1 या डैम्पर बता दिया, जबकि 1 या डैम्पर होता है, 2 या डैम्पर होते हैं और 1 लेटरल होता है। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ: प्राइमरी 4, सेकेंडरी 2, लेटरल 1 और या डैम्पर 2। इस हिसाब से एक बोगी में ये 9 हो जाते हैं और एक कोच में 18 हो जाते हैं। ये 4 टाइप के होते हैं शॉक एब्जर्वर। तो ये तीनों चारों प्रश्न इम्पोर्टेंट थे। और साथियों, मैं इंसान हूँ, मेरे से गलती हो सकती है, लेकिन देखो, गलतियाँ वही पकड़ पाता है जो बंदा सीरियस तैयारी कर रहा है। मुझे खुशी होती है कि आप लोग गलती पकड़ते हैं, और मैं आपको मतलब इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी देखो, इंसान है, इंसान से गलती होती है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिससे गलतियाँ ना हों। अगर अपन से गलतियाँ नहीं होगी तो अपन फिर भगवान बन जाएंगे
अपन भगवान का दर्जा मिल जाएगा अपने को। तो मैं कंप्यूटर भी नहीं हूँ जो कि मेरे से गलती हो जाए। मैं तो इंसान हूँ, मैं भी आपकी तरह पढ़ता हूँ, मैं भी आपकी तरह विभिन्न जो नोट्स हैं, विभिन्न जो किताबें हैं, बुक्स हैं और जो बहुत सारी किताबें हैं उनके बारे में चारों तरफ से मैं भी मेरे पास आते हैं, पीडीएफ भी आते हैं। पूरे थिएटर डिवीज़न में से लोगों के मित्र हैं चारों तरफ, तो वो लोग पीडीएफ भी भेजते हैं जिनका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो मैं भी इधर उधर से ही पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं माँ के पेट से सीख के आया हूँ, मैंने भी जो सीखा इस धरती पे आके ही सीखा है। तो गलती मेरे से हो सकती है हाँ, लेकिन मेरा ये परम कर्तव्य बनता है कि अगले वीडियो के अंतर्गत उस गलती का मैं सुधार करूं और आप लोगों को सही बताऊं। ये मेरा परम कर्तव्य है, परम ड्यूटी है और आप लोगों का प्यार है। और मनोज जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मनोज जी को, और लखनऊ से आदित्य सक्सेना जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस चीज़ से अवगत कराया। और साथियों, अगर आप गलती पकड़ पाते हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वो उससे होगा क्या, उसमें मेरे खुद में भी सुधार होगा और मैं जो बाकी रेल साथियों का जो मार्गदर्शन कर रहा हूँ उसमें भी मैं अच्छा बता पाऊँगा। तो गलतियाँ आप पकड़ रहे हैं और मुझ में सुधार करवा रहे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और जो नए कर्मचारी हैं जिनके बारे में डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम के बारे में वो जानते नहीं हैं, तो कम से कम मेरी जो ये कोशिश रहती है कि मैं उनको अच्छा बताऊं, गलत नहीं बताऊं, क्योंकि एक गलती की वजह से आपको बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती है। 1% की वजह से आप 60% से वंचित रह सकते हैं। 1% की वजह से आप एग्ज़ाम में बाहर का रास्ता देख सकते हैं। मेरे 1% गलत पढ़ाने से आप एग्ज़ाम में बाहर निकल सकते हैं, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि गलतियां नहीं हो, चाहे गलती के बजाय चाहे मैं पढ़ाऊँ ही नहीं आपको, लेकिन आप गलतियां पकड़ते हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इससे मुझ में भी सुधार होता है और आने वाले जो जुड़े हुए हैं रेल कर्मचारी साथी उनमें भी सुधार होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि यदि आप गलती पकड़ पाते हैं और मुझे बताते हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप गलतियां पकड़ें ताकि मेरे में भी सुधार हो और जिन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उनको भी मैं बिना गलती के पढ़ाऊँ ताकि उनका कोई नुकसान नहीं हो। मुझे इस चीज़ का दुख होता है कि अगर मान लीजिए 1% भी आपका मेरी वजह से गलत हो जाता है और आप एग्ज़ाम से बाहर का रास्ता देख लेते हैं या मेरिट में छूट जाते हैं, तो इससे बड़ा दोष शायद ही कोई हो। तो मैं उस दोष का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ। मैं आप लोगों का भला करना चाहता हूँ, आप लोगों का नुकसान नहीं करना चाहता हूँ और ऐसी भावनाएं मेरी है भी नहीं। तो आप लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे और आप मुझे बराबर गलतियों से अवगत कराते रहें, ऐसी मेरी मनोकामना है आप लोगों से। तो हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, आप यदि गलती सुधार करवाते हैं तो उसका प्रूफ भी भेजिए, क्योंकि जब आप मुझे उसका प्रूफ भेजेंगे तो मैं उसमें एकदम सटीक डिसीजन ले पाऊँगा प्रूफ के आधार पे। तो क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि कई नोट्स, कई किताबों में भी गलतियां पाई गई हैं। अब मैं ऐसे एक नहीं हज़ारों प्रश्न बता सकता हूं जो नोट्स में गलत हैं, किताबों में गलत हैं, टेक्स्ट बुक में गलत हैं, यहाँ तक कि जो रेलवे के जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उनके नोट्स में भी गलती हैं। क्यों? वो होता क्या है, जब वो नोट्स छपाए जाते हैं या बुक्स छपाई जाती हैं या पीडीएफ जब छपता है तो वो उस समय प्रिंट की वजह से गलती हो जाती है और गलती हो सकती हैं। आप गलतियां बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो में उस गलती को आपके सामने लाएंगे। तो एक बार पुनः मैं मनोज कुमार जी का और आदित्य सक्सेना जी का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे गलती से अवगत कराया और लाखों अभ्यर्थियों को इस गलती का जो नुकसान होता उससे बचाया। तो धन्यवाद मनोज जी।
धन्यवाद आदित्य सक्सेना जी। और ये भेद मांग थी प्रिय रेल साथियों की कि सर रेल सेवा आचरण नियम रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 का हमें परीक्षा की दृष्टि से नज़दीक हैं और इस टॉपिक से 2-4 प्रश्न आते हैं, तो एक बार आप मुख्य प्रश्नों का इससे अवगत कराएं, ताकि जो रेल सेवा आचरण नियम टॉपिक से जो प्रश्न आएंगे पेपर में वो हमारा गलत नहीं हो। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको, आपकी एग्ज़ाम नज़दीक है तो जितने भी आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनका नाम जान ले और ख़ुद के डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ख़ुद का जो डिवीज़न है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स हैं, जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है, करंट अफेयर्स है, जो चेंज हो गए हैं नाम, तो उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें और खेलों के प्रश्न पे भी ज़्यादा ध्यान रखें। यानी करंट की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, करंट की जिम्मेदारी आप लोगों की है। करंट के जितने भी प्रश्न होंगे पेपर में 8-10 प्रश्न होंगे, वो करंट के प्रश्न चाहे वो अधिकारियों के नाम बदल दिए गए हों, रेल मंत्री जी सम्माननीय आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव हैं, तो रेल मंत्री जी का ध्यान रखिए और CRB साहब का ध्यान रखिए। CRB साहब VK त्रिपाठी जी हैं। और आपके जोन के जो GM हैं उनका ध्यान रखिए, PCPO का ध्यान रखिए, AGM का ध्यान रखिए। और यदि आप डिवीज़न या वर्कशॉप में हैं तो वहाँ के अधिकारियों का ध्यान में रखिए, डिवीज़न में तो डिवीज़न के अधिकारियों का ध्यान रखिए, तो उनके नाम का ध्यान रखिए। यानी कि आप खुद का जो डिवीज़न है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखिएगा। और जिस स्टेट में आप आते हैं, चाहे UP में आते हैं, बिहार में आते हैं, राजस्थान में आते हैं, रेलवे तो पूरे इंडिया में बिछा हुआ है, तो जिस भी स्टेट और जिस ज़िले में आप आते हैं वहाँ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पढ़ें, वहाँ के बारे में लोकल में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और GK का तो कोई एंड नहीं है साथियों, जनरल नॉलेज का कोई अंत नहीं है, तो जनरल नॉलेज का भी आप इसे ध्यान रखें। हाँ, रीजनिंग है, मैथ्स है, आपके ये जो एस्टेब्लिशमेंट हैं या टेक्निकल क्वेश्चन हैं, ये लगभग फिक्स हैं। तो आप जैसे, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बहुत ज़्यादा समझा पाऊँ, क्योंकि आपने RRB का टेस्ट दिया है तो आप काफ़ी कुछ जानते हैं और समझते भी हैं। यदि आप RRC से आए हैं तो भी आप जानते हैं, क्योंकि RRC और RRB टेस्ट फाइट करने वाला इतना कमज़ोर विद्यार्थी नहीं हो सकता, इतना कमज़ोर कर्मचारी नहीं हो सकता कि वो मेरी भाषा को नहीं समझ पा रहा हो, या हिंदी को नहीं समझ पा रहा हो, या अंग्रेज़ी को नहीं समझ पा रहा हो। क्योंकि वो क्रीम ही मानता हूँ मैं उसको, क्योंकि वो जब RRB टेस्ट फाइट करके रेलवे में नौकरी ज्वाइन करता है तो वो लाखों अभ्यर्थियों को पछाड़ करके आता है। और RRC से भी यदि आप ग्रुप D में भी आए हैं तो आपने ग्रुप D की परसेंटेज भी जो कट ऑफ है वो कोई 30-40 नहीं जाता है, 80, 90, 70, 95, 90 तक RRC का कट ऑफ जाता है। तो जो टेक्नीशियन आता है उससे तो कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट ग्रुप D का होता है, क्योंकि ग्रुप D का जो कट ऑफ जाता है वो ज़्यादा जाता है, और जो टेक्नीशियन का कट ऑफ जाता है वो तो फिर भी थोड़ा कम रहता है। तो टेक्नीशियन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है ग्रुप D का बंदा, ऐसी मेरी सोच है, ऐसा मेरा मानना है। ये कोई ज़रूरी नहीं सब पे लागू हो, लेकिन ये मेरा मानना है, खुद की निजी सोच है, इसको आप थोड़ा सा यूँ मत लेना। लेकिन मैं RRB का जो टेक्नीशियन आता है, RRB ITI करके जो RRB से टेक्नीशियन आता है उससे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट मानता हूँ मैं ग्रुप D के बंदे को। क्योंकि ग्रुप D का जो बंदा आता है, ग्रुप D के आज आप फार्म देख लो, रेलवे में लाखों फार्म आते हैं, उसमें से छट के आता है। तो आप लोग जो रेलवे में नौकरी ज्वाइन किए हैं वो कम नहीं हैं, और आपको अपने आप को कम भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आप लाखों विद्यार्थियों में से छट के आए हैं और मेरिट में आए हैं, जब जाके आपको रेलवे ने नौकरी दी है। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, तैयारी करें। और मैं आपको ये और बता दूं साथियों कि बाहर जो जर्नल कंपटीशन में उसमें तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, यहाँ सीट लेना आपके लिए बहुत आसान है। वो कैसे है? क्योंकि यहाँ 7 निकलती है, 5 निकलती है, 10 सीट निकलती है, उसके लिए कितने फार्म हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हद मार के 500 हो सकते हैं। बाकी तो कई जगह 10 होते हैं, कई जगह 50 होते हैं, कई जगह 150 होते हैं, कई जगह 300 होते हैं, हद मार के 500 लास्ट होते हैं।
तो जहाँ लाखों फार्म होते हैं वहाँ से आप छट के आ गए हैं, तो यहाँ तो थोड़ा सा ज़ोर लगाने की ज़रूरत है आपको, यहाँ भी आप आसानी से सेलेक्ट हो जाओगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप तैयारी कीजिए, आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, 3-4 परीक्षाएं नज़दीक पड़ रही हैं। मुझे मेरे जो प्रिय साथी हैं, चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, उनके द्वारा ही चीज़ें पता लगती रहती हैं। कईयों के व्हाट्सअप मैसेज आते हैं, कई भाई डायरेक्ट कॉल भी कर देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डायरेक्ट कॉल नहीं करे भाई, मैं आप लोगों के लिए ही काम कर रहा हूँ। मैं दिन भर बिजी रहता हूँ और मुझे मैं भी एक पारिवारिक आदमी हूँ, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मुझे भी घर परिवार देखना होता है। तो मैं इतना टाइम जो आप लोगों के लिए निकाल रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात है और मुझे किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है इस चीज़ों में। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई कमाने के लिए बैठा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों की अगर मेरे मार्गदर्शन से आप लोगों को लाभ मिलता है तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। मैं पैसों का कोई भूखा नहीं हूँ। आप सोचें कि मैं कोई इस वीडियो के माध्यम से कोई टाटा बिरला बनना चाहता हूँ, ऐसी कोई मेरी सोच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों का भला हो जाए, आप लोगों के मार्गदर्शन काम आए, ये मेरा जीवन आप लोगों की पदोन्नति में सहायक हो, आप लोगों के लिए ये मेरा जीवन काम आए। ये जो जन्म हुआ है मेरा, अगर आप लोगों की भलाई में मेरा ये जन्म चला जाता है तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, धन्य मानता हूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे मेरे प्रिय साथियों, रेल साथियों की जो मदद करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। और जब किसी का शौक़ होती है ये चीज़ें, तो जब आदमी शौक़ का काम करता है तो मुझे अच्छा लगता है कि इंडियन लेवल से मेरे पास फ़ोन आते हैं, मेरे प्रिय रेल साथी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और मुझे बड़ा आनंद आता है उनकी बातों से। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो मुझे इस चीज़ के लिए बाध्य करती है कि नहीं, मैं मेरे प्रिय रेल साथियों के लिए काम करूं और उनके उन्नति में, उनके प्रमोशन में, उनकी पदोन्नति में भागीदार बनूं। तो मेरी ये कोशिश रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई लालच वालच नहीं है इस तरह का। और मैं कोई यहाँ कमाने के लिए नहीं बैठा हूँ यूट्यूब पे। तो कमाने के लिए तो मेरे पास बहुत प्लेटफार्म है, मुझे कोई पैसों का कोई ज़्यादा शौक़ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो हम बात करते हैं, 2 प्रश्न पूर्व वीडियो में गलत हो गए थे और उनको गलती को सुधारना मेरा परम कर्तव्य है। तो एक प्रश्न तो था, मैंने कपलर में लिया था तो बफिंग स्ट्रोक का था, तो वो 85 मैंने बता दिया था, उसमें 80 आएगा। और आपके जो शॉक ऑब्जर्वर हैं वो 4 टाइप के होते हैं LHB कोच में, और वो टोटल 18 नग होते हैं। 18 नग होते हैं कोच में, एक बोगी में 9 नग होते हैं। तो 4 प्राइमरी होते हैं और 2 सेकेंडरी होते हैं 6, और 2 लेटरल होते हैं 8, और 1 या डैम्पर होता है। तो ये 9 होते हैं एक बोगी में। तो दोनों में कितने हो गए? दोनों बोगियों में 18 हो गए। तो आप बहुत भली बातें समझ गए होंगे, क्योंकि इतने कमज़ोर विद्यार्थी मैं आपको नहीं मानता हूं। तो आप समझ गए होंगे, मैंने दोनों प्रश्नों में सुधार कर दिया है। फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी गलती पकड़ में आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और उसका प्रूफ भी मुझे व्हाट्सएप पर भेजें। क्योंकि देखिए, क्योंकि आप लोग अगर गलती पकड़ रहे हैं तो आपने भी कहीं से पढ़ा होगा, नोट्स से पढ़ा होगा, कहीं वीडियो देखा होगा, या टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी, या कहीं से भी कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। तो मेरा मानना यह है कि आप उसका प्रूफ भेजें ताकि मैं सही डिसीज़न ले सकूं। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप भी गलत बता दें और मैं यहाँ वीडियो में भी गलत बता दूं, और अपने एक क्वेश्चन के खातिर कोई एग्ज़ाम में मेरिट से अछूता रह जाए, या 60% से 1% कम होते ही 59 पे बेचारा एग्ज़ाम से बाहर हो जाए। तो मैं नहीं चाहता कि अपने एक क्वेश्चन की वजह से किसी का नुकसान हो। तो आप मुझे प्रूफ भी भेजें। और डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं आप, तो आप एक काम कीजिएगा, राजीव महाजन की बुक ले लीजिएगा, CNW कैरिज की, अगर आप मैकेनिकल के हैं तो
हालांकि सभी जो प्रिय विद्यार्थी हैं रेल कर्मचारी वो कहते हैं कि उस बुक में गलतियां बहुत ज़्यादा हैं। तो कोई बात नहीं, आप तैयारी तो शुरू कीजिए। जब आप तैयारी शुरू करेंगे तो गलतियां तो ऑटोमेटिक सुधरती चली जाएंगी, गलतियां तो सुधर जाएंगी। गलतियां सभी में होती हैं, 100% कोई नहीं होता, और गलती कोई करना भी नहीं चाहता। तो अगर वो राजीव महाजन की बुक है उसमें छपते समय कुछ गलती हो गए होंगे, वो उसको भी लिखने वाला आदमी है, उसको भी इंसान ही लिखता है। तो यदि आप डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ABCD भी नहीं जानते, तो आप वो बुक ले लो, उससे आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी। बाकी तो आप मेरे वीडियो देखो, और यूट्यूब के ऊपर ऐसे खूब लोग चैनल चला रहे हैं, उन चैनल के माध्यम में आपको सारी नॉलेज हो जाएगी। काफ़ी लोग हैं जो इस तरह का चैनल चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, चैनल काफ़ी हैं। तो आप यूट्यूब पर भी की मदद ले सकते हैं, और काफ़ी ट्रेनिंग सेंटर रेलवे के जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं वहाँ पे काफ़ी प्रचुर मात्रा में मटेरियल होता है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो मटेरियल की कोई कमी नहीं है, कमी है सिर्फ आप लोगों को तैयारी करने की। मटेरियल तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, मटेरियल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बात है साथियों, और वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो बताना ज़रूरी थी। तो अब हम चले ये प्रश्न देख लेते हैं। इसको टॉपिक को ले लिया तो 20-22 प्रश्न हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं में से आपको जो 2-4 प्रश्न आएंगे इन्हीं में से मिल जाएंगे, आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा। और ये द्विभाषा में है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में है, और मेरी भाषा आप समझते ही हैं। और क क्षेत्र वाले और ख क्षेत्र वाले तो आराम से समझ जाएंगे। ग क्षेत्र को थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो ग क्षेत्र वाले वीडियो में अंग्रेजी का प्रश्न पढ़ें और उत्तर देखें और समझें। तो चलिए साथियों, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न तो यही हो जाता है कि रेल सर्विस कंडक्ट रूल्स, इसका ईयर पूछ सकता है तो 1966। आप ये 1966 याद रखिएगा, रेल सेवा आचरण नियम 1966। तो पहला प्रश्न तो यही बन गया आपका। दूसरे प्रश्न पे आते हैं अपन। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 3 में सामान्य नियम दिए गए हैं। ये जो 3 है नियम, ये 3 आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सट्टा लगाना आचरण नियम के विरुद्ध नहीं है, नहीं, नियम के विरुद्ध है, ये तो होगा सही, और नियम के विरुद्ध नहीं है ये होगा गलत। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो गलत आएगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सट्टा लगाना आचरण नियम के विरुद्ध है। अब यहाँ नहीं है लगा दिया तो यहाँ गलत हो जाएगा। दहेज लेना आचरण नियम का उल्लंघन है, बिल्कुल करेक्ट। रेलवे कर्मचारी न तो दहेज देगा न लेगा। रेलवे कर्मचारी को दहेज से बहुत कोसों दूर रहना है, न तो वो दहेज लेगा और न देगा। और यह आपके जो नियम है रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स का जो नियम है वो 13A है। 13A के अंतर्गत दहेज लेना व देना उसमें बताया गया है, तो 13A याद रखें आप। और जो 13 है वो उपहार से संबंधित है, उपहार लेना व देना वर्जित है। प्रश्न नंबर 4 है, उसमें दहेज लेने से पहले प्रशासन की अनुमति लेना आवश्यक है। अब इसमें प्रशासन की अनुमति लेने की कहाँ जरूरत पड़ रही है, जब दहेज लेना व देना ही वर्जित है। यानी न तो रेलवे कर्मचारी दहेज लेगा और न कर्मचारी दहेज देगा। जब दहेज के लिए वो उस पर पाबंदी है, तो यहाँ अब प्रशासन की अनुमति लेने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है। तो सीधे शब्दों में कह देंगे कि गलत है, फॉल्स, योर आंसर इज रॉन्ग, योर आंसर इज फॉल्स। तो ये है बात। अब यहाँ अचल संपत्ति खरीदने के लिए रेल सेवा आचरण नियम 18(1) के अंतर्गत मंजूरी ज़रूरी है। अगर ये आप अचल संपत्ति खरीदते हैं तो वो जो नियम फॉलो होता है वो नियम 18(1) होता है। इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। वैसे पहले बात इसमें 20-22 प्रश्न लिए हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं में से आपको 3-4 मिल जाएंगे। तो आप ये सारे रट लें, मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 22 प्रश्न है, वो 22 के 22 ही रट लें आप, ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। स्टैंडर्ड फार्म जैसे SF1 से लेकर के SF14 तक आप रटते हैं, उसी तरह से ये ज़्यादा नहीं है, ये 20-22 ही, इनको रट लें तो इसमें आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 6,
कर्तव्यहीनता हेतु कर्मचारी को आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत आरोप लगाए जाते हैं? तो रूल नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकंड है ना। अब मैं ये पूछूं आपसे कि रूल 3 का थर्ड किससे संबंधित है, यानी 3(3), तो वो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज, ये रूल थर्ड है। और यहाँ जो ये बात कर रहा है वो रूल फर्स्ट और सेकंड है। अब प्रश्न नंबर 7 है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 22 के तहत रनिंग स्टाफ को ड्यूटी आरंभ होने से कितनी देर पहले तक नशीली दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए? तो वो है 8 घंटे से पहले, चाहे टीटी हो, गार्ड हो, ड्राइवर हो, जो रनिंग स्टाफ होता है उसको ड्यूटी के 8 घंटे पहले कोई भी अल्कोहल, नशीली दवाइयाँ या किसी भी प्रकार का कोई नशे से संबंधित कोई भी चीज़ हो, खाने वाली हो, नशे से संबंधित हो, वो नहीं लेनी चाहिए। और ये आता है मादक पदार्थों का सेवन आता है आपके रूल नंबर ये आता है 22 में, रोल नंबर ये आता है आपके 22 में आता है। रोल नंबर 22 में आता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 है, रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत रेलवे आवास किराए पर देना वर्जित है? यानी कि रेलवे आवास को किराए पे नहीं दे सकते, रेलवे आवास का दुरुपयोग नहीं कर सकते। रेलवे आवास को प्रशासन यदि कहता है कि खाली करो तो आप खाली करने से मना नहीं कर सकते। ये सब जो क्वार्टर का दुरुपयोग है ये 15A में आता है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत रेल आवास किराए पर देना वर्जित है? तो ये नियम है 15A, और इसको रट लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेल सेवा आचरण नियम की किस नियत के तहत उपहार लेना व देना वर्जित है? तो नियम 13, नियम 13। अब आप ये भी याद कर लीजिए कि नियम 13A क्या है, तो वो दहेज से संबंधित है। रेल कर्मचारी न तो दहेज लेगा न देगा, वो 13A है। और जो 13 है वो उपहार लेना व देने से वर्जित है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, 13 और 13A। और 15 के बारे में भी ध्यान रखना है, 15A है जो क्वार्टरों से संबंधित है। रेल सेवा आचरण नियम 3C किस विषय से संबंधित है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, रट लीजिएगा। रेल आचरण नियम के किस नियम के तहत चल अचल संपत्ति के बारे में उल्लेख है? तो वो 18 है, नियम 18। चल अचल संपत्ति के बारे में 18 है और अचल संपत्ति की खरीदने के लिए 18(1) है। दोनों में अंतर समझ गएगा साथियों, अभी पीछे छोड़ा है हम 18(1), दोनों में अंतर समझ गए। चल और अचल संपत्ति के बारे में उल्लेख ये तो 18 में है, और चल अचल संपत्ति खरीदने के लिए वो 18(1) है। दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होएगा, एग्जाम में कहीं गलत करके आ जाओ आप। 18(1) और 18 दोनों को समझिए, 18 और 18(1) दो नियम हैं, दोनों को समझिए। 18 तो है चल अचल संपत्ति के बारे में, और अचल संपत्ति खरीदने के लिए है 18(1). तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान में रखिएगा। रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत राजनीति में भाग लेना वर्जित है? रेल कर्मचारी राजनीतिक में भाग नहीं लेता है, न वो प्रदर्शन में भाग लेता है, न अपने सरकार की आलोचना कर सकता है। उसको सरकार के नियमों का पालन करना है, क्योंकि वो सरकारी नौकर है, सरकार का नौकर है। सरकार के खिलाफ ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता, प्रेस मीडिया अखबार में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। तो प्रेस मीडिया इनसे सबसे दूर रहना है रेल कर्मचारी को। और जो वर्तमान में सरकार है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, चाहे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, कोई सी भी प्रकार की सरकार हो, वो अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता है। ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि आप सरकार के नौकर है, सरकार आपको तनख्वाह देती है, आप उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते और न राजनीति में भाग ले सकते आप। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, आप इन चीज़ों से दूर रहिएगा, नहीं आपके ऊपर कार्रवाई बनती है सीधी सीधी। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत राजनीति में भाग लेना वर्जित है? तो ये रूल नंबर 5 है। रेल का ये नियम है कि जब तक चल रहा है, जब तक चल रहा है, निकल रहा है जब तक हाथी निकल रहा है। जिस दिन आप फंस जाओगे ना, उस दिन चींटी भी नहीं निकलेगी।
है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, आप रेल के नियमों का पालन कीजिए, रेल के नियमों के अनुसार नौकरी कीजिए और आप अपनी मर्यादा में रहिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपकी नौकरी पे खतरा आए। तो आप ईमानदारी से नौकरी कीजिए। रेल बहुत पेमेंट देती है, प्राइवेट में आपको इतना पैसा नहीं मिलता है। आप रेलवे की नौकरी ईमानदारी पूर्वक कीजिए और नियमों को, ज़रूरी नहीं कि आप एग्ज़ाम की दृष्टि से रेल के नियम जानें, रेल के नियमों को वैसे भी पढ़िए आप। इसलिए अपनी बॉस की आज्ञा का पालन कीजिए। जिसके भी अंडर आप काम करते हैं वो जो भी आपको काम बताते हैं, जो भी आपको काम देते हैं, जो भी आपको आदेश देते हैं, उसको फॉलो कीजिए, उनके आदेश का पालन कीजिए और ईमानदारी पूर्वक अपनी नौकरी कीजिए। क्योंकि एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसकी एक अलग कहानी होती है, वो उसकी एक अलग ही लाइफ होती है और वो सरकार के अधीन काम करता है। तो सरकार के जो आदेश होते हैं उनका फॉलो करना उसका परम कर्तव्य है। नौकरी को नौकरी समझिए और भारतीय जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो जब आपको पेमेंट दे रही है तो आपसे काम भी लेगी। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, आप ईमानदारी से अपनी नौकरी कीजिएगा। ये मेरी आपको सलाह है। प्रश्न नंबर 13 है, जो रेल कर्मचारियों के पुत्र पुत्री अगर आश्रित हैं तो उन पर रेल सेवा आचरण नियम 1966 लागू है, सही या गलत? तो ये आपकी सही है। रेल सेवा आचरण नियम 1966 नियम 3A किससे संबंधित है? देखिए साथियों, यहाँ जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा वो 3rd C था, उसमें सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय के लिए था। और यहाँ जो 3A है वो परमटीज एंड कटर्सी के लिए है। और इसमें जो पूछा है नेक्स्ट, रेल सेवा आचरण नियम 1966 नियम 3B किससे संबंधित है? तो वो ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी से है। तो यहाँ नियम 3A, नियम 3B और नियम 3C तीनों याद रख लीजिए। वैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 3C है, जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय के लिए है। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें आप A भी ध्यान रखिएगा और B भी ध्यान रखिएगा। A तो है परमोम्टीज एंड कटर्सी के लिए और B है आपके लिए ओवरसन्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए है। और 3rd तो आपको मैंने बता ही दिया इम्पोर्टेंट। तो 16 है, 16 प्रश्न है, 16वें नंबर का है। रेल सेवा आचरण नियम 1966 नियम 13 के तहत उपहार एक आकस्मिक भोजन, लिफ्ट या अन्य सामाजिक आतिथ्य को उपहार नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही है। देखो 13 के अंतर्गत 13 तो है जो उपहार से संबंधित है, 13A है जो दहेज लेने और देने से संबंधित है। तो जो 13 है वो उपहार से संबंधित है, लेकिन उसमें एक आकस्मिक भोजन, लिफ्ट लेना या रेल कर्मचारी आपके घर आया तो आप उसका सामाजिक आतिथ्य सत्कार, अतिथि देवो भव है, तो वो चीज़ उसमें गलत नहीं मानी जाएगी। गिफ्ट का मतलब ये है कि जैसे मान लो आप LED दे दी, फ्रिज दे दिया, कूलर दे दिया, वॉशिंग मशीन दे दी, ये चीज़ें आप वर्जित हैं। ये चीज़ें आप ऐसा गिफ्ट ना, आप जैसे कोई कर्मचारी आपके घर आ गया, अधिकारी आपके घर आ गया, आपने उसको भोजन कराया या उसको गाड़ी में लिफ्ट दे दी या उसको जब आपके घर आए तो अतिथि देवो भव है, उसका सादर सत्कार कर लिया, तो ये एक उसमें रेल सेवा आचरण नियम 1966 नियम 13 के अंतर्गत ये उसको उपहार नहीं माना जाएगा। तो ये सही है। आचरण नियम नशीले पेय और दवाओं के सेवन के बारे में रूल नंबर 22 है। अब यहाँ 22A भी बता देता हूँ। यहाँ दो चीज़ें हैं, 22 और 22A। तो 22 तो है मादक पदार्थों के सेवन, नशीले पेय और नशीली दवाओं के सेवन के बारे में है, रूल नंबर 22। और जो रूल नंबर 22A है वो 14 वर्ष से कम बच्चों के रोज़गार पर प्रतिबंध है, यानी 14 साल से कम बच्चों को रोज़गार नहीं दिया जाएगा। तो ये 22 है। तो ये दोनों नियम रट लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, किस आचरण नियम के तहत सरकार की परिभाषा बताई गई है? तो वो रूल नंबर 2 के तहत बताई गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 2 के तहत बताई गई है। रेल सेवा आचरण नियम 1966 किस पर लागू होता है? तो ये आपके ऑल गजिटेड एंड नॉन गजिटेड एम्प्लॉयज़। जो रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 होता है वो ग्रुप A अधिकारी पर भी लागू होता है, ग्रुप B अधिकारी पर भी लागू होता है, क्लास C पे भी लागू होता है और ग्रुप D पे भी लागू होता है। तो याद रखिएगा, ये ऑल गजिटेड एंड नॉन गजिटेड एम्प्लॉयज़ सब पर लागू होता है।
तो यहाँ एक और है, राजनीति में भाग लेने के लिए नियम 5 है, और प्रेस मीडिया एवं टीवी से संबंधित रूल 8 है, और आपके आरटीआई एक्ट से संबंधित 11 है, और सरकार की आलोचना से संबंधित नियम 9 हैं। ये भी थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो चलिए ठीक है साथियों, वीडियो आपका पूरा हो गया। ये आप देख लीजिए लास्ट का उत्तर, ऑल गजेटेड एंड नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज़। तो ये प्रिय रेल साथियों की फरमाइश पे या उनकी अपील पे ये वीडियो बनाया गया था, और ये कंडक्ट रूल के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इनमें से आपको 2-3 प्रश्न अवश्य मिलेंगे। तो धन्यवाद साथियों, धन्यवाद, थैंक्स वेरी मच।